नमस्ते। आज हम उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में जानेंगे और शब्द के निर्माण में उपसर्ग और प्रत्यय का बहुत योगदान होता है। तो सबसे पहले हम उपसर्ग की परिभाषा जान लेते हैं कि वह शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे अपमान, अतिरिक्त, सुपुत्र, अभिमान, उपकार। तो इसमें अप क्या है? शब्दांश है और मान मूल शब्द है। उसी तरह से अतिरिक्त है, अति शब्दांश है और रिक्त मूल शब्द है। तो अतिरिक्त सु जोड़ पुत्र, सुपुत्र, अभि जोड़ मान, अभिमान, उप जोड़कार, उपकार। तो ये हमेशा याद रखना है कि उपसर्ग का प्रयोग हमेशा शब्द के पहले होता है और उपसर्ग के प्रयोग से शब्द में क्या क्या बदलाव आ जाता है इसके बारे में 3 वाक्य दिए हैं। 3 वाक्य को हम देख लेते हैं। पहला है कि मूल शब्द के अर्थ में बदलाव आ जाता है। कोई भी मूल शब्द में यदि हम उपसर्ग लगा दें तो उसमें बदलाव आ जाता है। जैसे मान लीजिए ज्ञात है, तो ज्ञात में हम शब्दांश क्या लगा दिए? ज्ञात मूल शब्द है और इसमें हम क्या लगाएं? अ लगा दिए शब्दांश। तो अ लगा दिए तो इसके अर्थ में बदलाव आ गया, अज्ञात हो गया। जैसे मान लीजिए अ है, अ जोड़ ज्ञात लिख दिए, तो यहाँ पे ज्ञात में अज्ञात हो गया। तो इससे क्या होता है? मूल शब्द में परिवर्तन आ जाता है, उसमें बदलाव आ जाता है। उसके बाद है दूसरा कि उपसर्ग के प्रयोग से क्या होता है? तो मूल शब्द के अर्थ में विशेषता आ जाती है। तो उसके अर्थ में एक विशेषता आ जाती है। मान लीजिए जैसे ऐसे क्या है, ये कार है, तो कार में यदि हम उप लगा दिए तो इसमें एक विशेषता आ गई, इससे एक शब्द बन गया उपकार। उसी तरह से तीसरा है कि उपसर्ग का स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता। अब जैसे मान लीजिए उपसर्ग है, अ है, अन है, अति है, स है, तो इसका हम स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसका हमेशा शब्द के पहले प्रयोग किया जाता है, मूल शब्द के पहले ही। इसको हम स्वतंत्र रूप से लिख ही नहीं सकते हैं। जैसे मान लीजिए अन है, अन उपसर्ग है, तो अन हम लिखेंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो अन जोड़ पढ़, अगर हम पढ़ मूल शब्द उसमें लिखते हैं तो अनपढ़ हो जाता है। तो ये हमेशा आपको याद रखना है कि उपसर्ग का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता है। उसके बाद हम देख लेते हैं प्रत्यय की परिभाषा कि प्रत्यय किसे कहते हैं। तो वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लग के उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। तो प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में ही लगते हैं और उपसर्ग हमेशा शब्द के पहले लगते हैं। तो जैसे देखिए उदाहरण दिया हुआ है, मानवता। यहाँ पे मानवता है, तो इसमें मानव मूल शब्द हो गया और ता प्रत्यय हो गया, इससे एक शब्द बन गया मानवता। उसी तरह से पत्र जोड़ कार, पत्र जोड़ कार, तो पत्र जोड़ कार क्या हो गया? पत्रकार हो गया। भारत जोड़ इए, तो भारत क्या है? मूल शब्द है और इए प्रत्यय है, तो एक शब्द बन गया भारतीय। तो हम देख लेते हैं कि प्रत्यय के भेद। वैसे तो उपसर्ग और प्रत्यय की परिभाषा आप याद रखिएगा, लेकिन प्रत्यय के भेद को भी हम देख लेते हैं कि प्रत्यय के कितने मुख्य रूप से भेद होते हैं? 2, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय किसे कहते हैं, इसकी भी थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं कि कृत प्रत्यय किसे कहते हैं। तो कृत प्रत्यय जो है वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप अर्थात धातु के साथ जुड़कर संज्ञा और विशेषण शब्दों की रचना करते हैं। ये हमेशा क्रिया के मूल रूप जो धातु होता है उसी के साथ जुड़ करके संज्ञा और विशेषण शब्दों की रचना करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय। जैसे लिख जोड़ आई, तो लिख क्या है? क्रिया का मूल रूप है, धातु है, तो इसमें लिख जोड़ आई हम प्रत्यय आई लगाएं तो लिखाई एक शब्द बन गया। उसी तरह से पढ़ जोड़ आई, तो पढ़ाई एक शब्द बना। और ऐसे बहुत सारे शब्द बनते हैं, जैसे कम जोड़ आई, तो कमाई हो गया। पठ जोड़ न, पठन हो गया, पठ जोड़ न। चल जोड़ आ, चल क्या है? धातु है, तो अगर चल में हम आ लगा दिए हैं तो चल में आ लगा दिए हैं तो चला हो गया। तो ये आपको याद रखना है कि हमेशा जो है कृत प्रत्यय का प्रयोग धातु के साथ जुड़ता है और संज्ञा और विशेषण शब्दों की रचना इसमें होती है।
उसके बाद तद्धित प्रत्यय के बारे में देख लेते हैं कि तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं। तो तद्धित प्रत्यय जो है ये हमेशा संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के साथ जुड़कर नए शब्द बनाते हैं, उन्हें हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। वे प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के साथ जुड़कर क्या करते हैं, थोड़ी बहुत दिक्कत हो जा रही है। तो वे प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के साथ जुड़कर नए शब्द बनाते हैं उन्हें हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे मान लीजिए माली है तो माली संज्ञा है, तो माली के साथ इन प्रत्यय लगा हुआ है तो इसमें मालिन हो गया, तो ये संज्ञा हो गया। उसके बाद अपना, अपना क्या है, सर्वनाम है, अपना के साथ हम पन लगा दिए तो अपनापन शब्द की रचना हो गया। उसी तरह से मोटा जोड़ पा मोटापा हो गया, बुढ़ा जोड़ पा बुढ़ापा, तो इसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ये हमेशा संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के साथ ही जुड़कर नए शब्द बनाते हैं, ये आपको याद रखना है। उसके बाद कुछ उपसर्ग हैं, संस्कृत के उपसर्ग की भी उपसर्ग के 3 भेद में हिंदी में प्रयोग किया जाता है। तो 3 भेद में से कुछ का उदाहरण यहाँ पे दे दिए हैं, इसको आप देख लीजिएगा। और संस्कृत के उपसर्ग वैसे तो 22 होते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे अतिशय, उपकार, आजीवन, अभिमान, अपमान, अनुभव, तो ये हो गए संस्कृत के उपसर्ग। और हिंदी के उपसर्ग हो गए अनाथ, अधर्म, सुयोग, निधन, निडर, दुबला। और आगत उपसर्ग का भी प्रयोग होता है हिंदी में, जैसे बेजोड़ ईमान, तो बे उपसर्ग हो गया और ईमान आपका मूल शब्द हो गया। उसी तरह से ना जोड़ दान, ना जोड़ दान, तो यहाँ पे ना जो है ये आगत शब्द है। तो आगत शब्द उसे कहते हैं, जैसे उर्दू फारसी के शब्द होते हैं, जैसे बद जोड़ सूरत, बद जोड़ सूरत हो गया, बद जोड़ सूरत, तो ये सब उर्दू फारसी के शब्द हैं, इन्हें आगत उपसर्ग कहते हैं। इनका भी हिंदी में प्रयोग होता है। तो तब तक के लिए बस इतना ही। आप सबको यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।